हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों, आज हम क्लास 11th की हिस्ट्री का जो सबसे लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है आधुनिकीकरण के रास्ते, इस चैप्टर के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों, ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट होने वाला है। इस अध्याय में यानी इस चैप्टर में हम कुछ देशों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि पहला आता है हमारा जापान के बारे में बात करेंगे, फिर इसके बारे में बात करेंगे चाइना के बारे में, फिर हम बात करेंगे बच्चों ताइवान के बारे में और फिर कोरिया के बारे में। ठीक है बच्चों, पहले तो अगर हम लोग चाइना के अगर बारे में बात की जाए तो देखो बच्चों, 19वीं शताब्दी में क्या हुआ था कि पूर्वी एशिया पर चीन का ज्यादा वर्चस्व देखा जाता था। और इस समय यहाँ जो था बच्चों, छिंग राजवंश का ज्यादा वर्चस्व देखा जाता था। छिंग राजवंश जो था ना, वहां शासन था। और 19वीं शताब्दी की शुरुआत में क्या हुआ था, चीन काफी ज्यादा ताकतवर था। लेकिन क्या हुआ, 19वीं शताब्दी के अंत तक धीरे धीरे चीन की जो ताकत थी वो अब कमजोर होने लग गई थी। और चीन में धीरे धीरे गृह युद्ध छिड़ गया था। गृह युद्ध के कारण क्या हुआ था, मतलब देश के अंदर ही गृह युद्ध छिड़ गया, लड़ाई छिड़ गई, है ना। और धीरे धीरे क्या हुआ, चीन पर औपनिवेशिक शासनों ने अर्थात औपनिवेशिक शासकों ने क्या किया, चीन को धीरे धीरे गुलाम बनाना शुरू कर दिया। चीन के बहुत या कुछ हिस्सों पर अगर देखा जाए तो ब्रिटेन ने क्या कर दिया था, उस पर कब्जा करना शुरू करने लग गया था। और इस तरीके से धीरे धीरे क्या हुआ कि जापान मतलब ब्रिटेन ने धीरे धीरे चीन को अपना गुलाम बना लिया। आधे हिस्से पर चीन गुलाम हुआ था, पूरी तरीके से गुलाम नहीं हुआ था। चीन का आधा हिस्सा गुलाम हुआ था ब्रिटेन का। लेकिन बात करते हैं बच्चों जापान के बारे में। तो बच्चों याद ना, देखो जापान जो है ना, एक बहुत छोटा सा देश है और बहुत सारे टुकड़ों में बटा हुआ है ना। और जापान जो है वो चीन जैसे देशों को तो अपना बच्चा मानता है ना, और हराने की शक्ति रखता है, गुलाम बनाने की शक्ति रखता है। जापान इतनी ताकत है, बेशक छोटा सा है ना। जापान ने सबसे पहले अगर बात की जाए, देखो जापान ने पहले क्या किया, ताइवान पर कब्जा किया 1985 में, 95 में। दूसरा, इसने कोरिया पर कब्जा किया 1910 में, और कोरिया लोगों को क्या कर लिया, गुलाम बना दिया था, है ना। और इसके साथ साथ फिर इसके बाद चीन को इसने हराया 1894 में। और रूस जैसी महाशक्ति को भी इसने क्या कर दिया था, गुलाम बना लिया था बच्चों, रूस जैसी महाशक्ति को 1905 में। ये थी जापान की ताकत। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था बच्चों 1939 से 1945 के बीच, जिसमें आप सभी को पता है कि जो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान क्या हुआ था, जो पूरी दुनिया थी वो दो भागों में बट गई थी, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, है ना बच्चों। तो दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ था, 1945 में क्या हुआ था, जो मित्र राष्ट्र थे उन्होंने क्या किया था कि 1945 में जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर क्या किया, परमाणु बम गिरा दिया, ठीक है ना। और परमाणु बम गिरा दिया गया, और जिससे क्या हुआ, काफी ज्यादा क्षति हुई किसे, जापान को। आज भी इस परमाणु बम का क्या देखा जाता है, प्रभाव देखा जाता है। आज भी वहां के जो लोग हैं वो अपंग पैदा होते हैं बहुत सारे क्षेत्रों में। और एक चीज याद रखिएगा, जापान विश्व का पहला ऐसा देश है जिसने परमाणु हथियार के बम को जो प्रभाव है उसको झेला है। और परंतु फिर भी परमाणु बम के जो प्रभाव को झेलने के बावजूद जो जापान है वो तीव्र गति से क्या कर रहा है, तरक्की कर रहा है ना। आज हम देखें कि ज्यादातर चीजें कौन क्या डेवलप कर रहा है, चाइना डेवलप, तो सही जापान जो है वो डेवलप कर रहा है। अब इसके बाद जो हम समझेंगे बच्चों, चीन और जापान की जो भौगोलिक विशेषताएं हैं उनके बारे में देखेंगे कि आखिर इसकी विशेषताएं क्या है। तो पहले चीन की भौगोलिक विशेषताओं के बारे में हम समझते हैं। पहला, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि चीन जो था, जो चीन है वो एक विशालकाय महाद्वीपीय देश है। और यहाँ कई तरह की यहाँ जलवायु है, अलग अलग प्रकार की जलवायु आपको देखने को मिल जाएगी, शीत मतलब सर्दी, गर्मी, है ना, या मानसूनी, इस तरीके से। और इसके साथ साथ जो जापान है बच्चों, वो 3 प्रमुख नदियां यहाँ है जापान में, जैसे कि पीली नदी, यांगत्से नदी और पर्ल नदी। अगर बच्चों यांगत्से नदी के बारे में बात की जाए चीन की, वो दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है। पहली नदी तो आप सभी को पता है नील नदी है, दूसरा नदी कौन सी है बच्चों, अमेज़न नदी है, और तीसरे नंबर पर यांगत्से जो नदी है वो चीन की सबसे लंबी नदी है दुनिया में। अब इसके साथ साथ चीन का जो पूरा भाग जो है ना बच्चों, वो आसपास से पहाड़ों से घिरा हुआ है। और यहाँ यानी चीन की जो प्रमुख जाति अगर बात की जाए, हान सबसे प्रमुख यहाँ की जाति है, और यहाँ के लोगों द्वारा बड़े स्तर पर बोली जाने वाली भाषा यानी चीनी है। और इसके साथ साथ जापान अगर बात की जाए चीन के बारे में, तो चीन का जाना माना जो भोजन है वो कौन सा है, डिमसम है। डिमसम का मतलब क्या होता है, डिमसम का शाब्दिक अर्थ होता है दिल को छू जाना।
अब यहाँ को शायरी मत मानने लग जाना, है ना। तो ये होता क्या है, एक तरीके से मोमोज टाइप से होता है जो आप भारत में भी खाते हो। इसमें क्या होता है, गूथे हुए आटे में क्या होता है, जो वेजिटेबल्स होती हैं, सब्जियां भरकर क्या होती है और उबालकर इसे बनाया जाता है, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर चाइना के उत्तर में देखा जाए तो उत्तर में यहाँ के लोगों का मुख्य आहार गेहूं है। और पूर्वी चीन की बात की जाए तो पूर्वी चीन में जो चावल और गेहूं जैसी मतलब फसलें उगाई जाती हैं और यहाँ के लोगों का यहाँ मुख्य आहार है। दूसरा बात करते हैं जापान के बारे में, जापान की भौगोलिक विशेषताएं। तो देखो बच्चों, जापान के बारे में अगर हम बात करें तो जापान जो है वो द्वीपीय श्रृंखला वाला देश है। बहुत सारे द्वीप है, छोटे छोटे द्वीपों में क्या हुआ है, बटा हुआ है जापान, है ना। यहाँ जापान के 4 सबसे बड़े द्वीप माना जाता है, जैसे कि होन्शु, दूसरा है बच्चों क्यूशु, तीसरा शिकोकू और चौथा होकाइडो। ये प्रमुख क्या है, द्वीप हैं जो बड़े हैं। और इसके साथ साथ जापान का अगर देखा जाए 50% से ज्यादा भाग जो है ना, वो जो है बच्चों मतलब जमीन के जो 50% ज्यादा भाग जो है वो पहाड़ों से घिरा हुआ है ना। और जापान बहुत ही सक्रिय भूकंप वाला क्षेत्र है, मतलब भूकंप आना तो यहाँ स्वाभाविक है। और भारत में अगर क्या हो जाए, भूकंप आ जाए तो यहाँ एक भी घर शुद्ध नहीं बचेगा, सारे के सारे बिखर जाएंगे। लेकिन जापान ने क्या किया, एक ऐसी वास्तुकला का निर्माण किया है, यानी कुछ यहाँ इस तरीके के घर बनाए जाते हैं जो भूकंप अवरोधी होते हैं, भूकंप का जिस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके साथ साथ अगर बात की जाए ज्यादा जनसंख्या, ज्यादा अगर देखी जाए ज्यादा जनसंख्या जापानी की है, यानी जापानी के जो लोग हैं, जापानी ज्यादा यहाँ रहते हैं। अल्पसंख्यक कौन है बच्चों, आइनू जनजाति यहाँ अल्पसंख्यक है। और कोरिया जो है ना वो मजदूर के, यानी कोरिया के जो लोग हैं यहाँ मजदूर के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि जापान ने कोरिया को भी क्या किया था, अपना गुलाम बनाया था। इसके साथ साथ चावल जो है ना बच्चों वो बुनियादी फसल है, ठीक है। और मछली प्रोटीन का मुख्य आहार है, मतलब जो प्रोटीन डाइट, अगर प्रोटीन की मात्रा में देखा जाए तो ये लोग किसका सेवन करते हैं, चावल और मछली का सेवन ज्यादा करते हैं। तो ये था बच्चों इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।